बच्चा हम पैदा करते हैं, बच्चों का नाम क्या रखे, पंडित जी को पूछते हैं, पंडित जी क्या नाम रखे? अबे पैदा करने का काम किया, ज्यादा बड़ा काम किया, छोटा काम नहीं कर सकता। क्योंकि दिमाग में गुलामी बनी रहेगी, ब्राह्मणों की गुलामी बनी रहेगी, तो ब्राह्मण जैसा कहता है वैसा करना पड़ेगा। और चुनाव में लोगों के वोटों को खरीदने के लिए, उस पैसे का इस्तेमाल होता है, काले धन का। और इस तरह से अल्पसंख्यक लोग, ब्राह्मण लोग जो काला धन पैदा कर रहे हैं, वो देश के शासनकर्ता बन जाते हैं लोगों के वोटों को खरीद कर। जब मुसलमानों का भारत में आगमन हुआ, तब वो सिंध के द्वारा भारत में आए, तो स का उच्चारण मुस्लिम लोग नहीं कर पाते थे, तो इस वजह से स का उच्चारण ह करते थे। पर्शियन भाषा में स का उच्चारण नहीं कर सकते थे, तो स का उच्चारण ह करते थे, तो सिंधु का हिंदू हो गया। आमतौर पर हम लोग जब से देश में संविधान लागू हुआ और संविधान के अनुसार 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, तब से लेकर अब तक हर 5 साल के बाद में विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव संपन्न होते रहता है। तो ये आमतौर पर हम लोगों को देश में क्या दिखाई देता है, जब चुनाव होता है तो 2 पार्टियों के बीच में वोटों का ध्रुवीकरण इस देश में किया जाता है। वो 2 पार्टियां कौन सी हैं? एक तो कांग्रेस है और दूसरी बीजेपी है। जब चुनाव आता है तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को, आप लोग वोटर है, आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आरएसएस ने की। आरएसएस ने पहले जनसंघ बनाया, जनसंघ का नाम बदलकर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी बनाई। जो ब्राह्मण है ये विदेशी जनता है, जैसे अंग्रेज जो है विदेशी थे, उसी तरह से ब्राह्मण भी विदेशी है। ब्राह्मण का डीएनए यूरेशियन लोगों के डीएनए से मिलता है। इसका मतलब है ब्राह्मण भारतीय नहीं है। तो ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी बनाने के बजाय विदेशी जनता पार्टी बनाना चाहिए था, मगर उन्होंने हमारे लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो हमें लगता है भारतीय लोग हैं। तो ये बात हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये डीएनए के अनुसार ब्राह्मण भारतीय प्रजा नहीं है, ये विदेशी लोग हैं। उन्हीं लोगों ने 2 नेशनल लेवल की पार्टियां बनाई, कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस। तो इससे क्या होता है, जब हम उनको वोट देते हैं, कांग्रेस के विरोध में हम बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी के विरोध में हम कांग्रेस को वोट देते हैं। कांग्रेस बदला हुआ ब्राह्मण का नाम है। जैसे पहले ब्राह्मण होता था ना, ये ब्राह्मण का बदला हुआ नाम है कांग्रेस। भाजपा ब्राह्मण का बदला हुआ नाम है। भाई इतना ही है। जितनी जल्दी हम इस बात को समझ ले उतनी जल्दी ठीक है। हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किए और उस आंदोलन के बदौलत हम सब लोगों को, हर 21 साल के व्यक्ति को बाद में 18 साल का हुआ, वोट का अधिकार मिला। तो क्या हमारे लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने ब्राह्मणों का राज भारत में स्थापित करने के लिए आपको वोट दिया, वोट का अधिकार दिया? तो इस बात का तथ्य हम लोगों को पता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए वोट का अधिकार आपको बहाल नहीं किया। इस वजह से
मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें अपने वोट का सही तरीके से उपयोग और प्रयोग करने का हुनर सीखना चाहिए। क्या करना होगा? हम लोगों को हमारी अपनी पार्टी होनी चाहिए, हमारा अपना उद्देश्य होना चाहिए, हमारी अपनी विचारधारा होनी चाहिए, हमारा अपना कार्यक्रम होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें चाकू छुरी बंदूक गोली उठाने की ज़रूरत नहीं है, हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है, तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है। केवल जाकर ऐसा बटन दबाने का है, कुछ भी नहीं करने का है। इतना भी काम नहीं कर पा रहे हम लोग। नालायकी की भी कोई हद होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको तलवार उठाना चाहिए, क्योंकि पहले राजपाट मिलता था, राजपाट जो मिलता था तो उसके लिए लड़ाई होती थी, खून खराबा होता था, खून बहाया जाता था, और जो आदमी हार जाता था उसके विरोध में जो जीत जाता था वो राजा बनता था। यही इतिहास है। लोकतंत्र में खून खराबा करने की ज़रूरत नहीं है, तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है, चाकू छुरी बंदूक गोली उठाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मारना नहीं है, किसी को काटना नहीं है, खून खराबा करना नहीं है। लाइन लगाकर शांति से ऐसे बटन दबाने का है। और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जोर लगता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये बटन जो है उसको दबाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगती। तो हम लोगों को इतना भर करना है, हम इतना भर काम कर नहीं पा रहे हैं। क्या कभी हमने सोचा कि क्यों नहीं कर पा रहे? मुझे नहीं लगता हमारे लोगों ने इसके बारे में सोचा है। इसके बारे में नहीं सोचा। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये जो बटन दबाने की एक्शन है ये फिजिकल एक्शन है। मनुष्य का जो हाथ है, पैर है, आंखें हैं, दिमाग है, कान है, जो भी अंग है वो उस सारे का संचालन दिमाग करता है। सारी चीज़ों का संचालन दिमाग से होता है, सोच से होता है, विचार से होता है। इसका मतलब ये है कि हम बहुसंख्य लोग तो हैं, खाली दिमाग के लोग हैं। बहुसंख्य लोग हैं मगर खाली दिमाग के लोग हैं। और उस खाली दिमाग में ब्राह्मण आके डालता है और उसी के अनुसार हम लोग चलते रहते हैं। क्योंकि दिमाग से प्रत्येक व्यक्ति दुनिया में संचालित होता है और उस दिमाग को संचालित करने का कार्य ब्राह्मण लोग करते रहते हैं। इस वजह से हम ब्राह्मणों के आइदर और कांग्रेस या बीजेपी दो में से किसी न किसी पार्टी के साथ और सहयोग में खड़े हो जाते हैं। तो हमें अपनी पार्टी खड़ी करनी चाहिए, अपना संगठन खड़ा करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, आपके पार्टी से एमएलए चुनकर जाएंगे, आपके पार्टी से एमपी चुनकर जाएंगे। अगर वो देश के संसद में 272 जाते हैं तो आपकी सरकार बन जाएगी, आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा, आप लोगों का मंत्रिमंडल होगा। क्योंकि एक काम तो हमारे महापुरुषों ने कर दिया, जो काम हमको करना नहीं है। हमारे लोगों ने कोई आंदोलन थोड़ी किया। 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए हमारे लोगों ने कोई आंदोलन थोड़ी किया। ये तो हमारे महापुरुषों ने वोट का अधिकार हमें दे दिया। यानी वोट का अधिकार किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी लोगों को या जनसमूह को शासन करती जमात बनने के लिए सबसे पहले उसके पास वोट का अधिकार होना चाहिए। वो तो है, वो तो संविधान के अनुसार हम लोगों को बहाल किया गया है, तो हमारे पास वो अधिकार है। बस उस अधिकार का उपयोग और प्रयोग अपने फेवर में करना है, अपने समर्थन में करना है। तो हम लोग दुश्मनों के समर्थन में करते हैं। दुश्मन ऐसा करने के लिए जबरदस्ती भी नहीं करता है। दुश्मन के द्वारा जबरदस्ती से वो लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है।
वो हमारे दिमाग को तैयार करते हैं। हम लोग अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में जो कुछ लिख कर आता है उसे हम सही मान करके अब वैसी राय बनाते हैं। हम अपनी राय नहीं बनाते, दूसरे लोग अपनी राय, हमारी राय बनाते हैं। मीडिया वाले हमारी राय बनाते हैं, पार्टी वाले हमारी राय बनाते हैं, प्रचार के द्वारा हमारी राय बनाई जाती है, हमारी सोच बनाई जाती है, हमारा विचार बनाया जाता है। जब हमारे दिमाग में ऐसा विचार आ जाता है तो उसके अनुसार हम काम करते हैं। कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी करता है। तो जोर जबरदस्ती से ये नहीं होता है, क्योंकि लोकतंत्र है, ये संवैधानिक अधिकार है हमारे पास। वोट देना है तो है, नहीं देना है तो भी आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। कोई सरकार, कोई पुलिस वाले आपके घर में आकर ये नहीं पूछते आपने वोट दिया क्या, नहीं दिया, जाओ। ऐसा किसी पुलिस के पास कोई पावर नहीं है। वोटर को वोट देने का अधिकार है, वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। मगर आपको परिवर्तन लाने के लिए, क्योंकि हमें परिवर्तन चाहिए, अगर ब्राह्मणों के नियंत्रण में व्यवस्था रहेगी तो देश में ये वर्ण व्यवस्था जो है वो बरकरार रहेगी। ये वर्ण व्यवस्था में ये शूद्र है, ये शूद्र जो है, शूद्र से ही ओबीसी बना हुआ है। जो शेड्यूल कास्ट है वो शूद्र नहीं, वो तो अछूत है, वो तो व्यवस्था से बाहर है। वो तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को ये वर्ण व्यवस्था के अंदर रखने लायक भी नहीं माना गया, तो बाहर कर दिया उसको। आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए रहे, नोमैडिक ट्राइब के लोगों को भी ऐसे किया हुआ है। 6,000 6,500 जातियों के टुकड़े ब्राह्मणों ने बनाए। ब्राह्मणों ने इसके समर्थन में धर्म ग्रंथ खड़े किए। ब्राह्मणों के सारे धर्म ग्रंथ ब्राह्मण धर्म के समर्थन में है। कितने लोगों को ये पता है कि ये जो जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है उसका मूल नाम ब्राह्मण धर्म है? कितने लोगों को पता है? मैं ये नहीं पूछता हूं कभी कि इतने अनपढ़ लोगों को पता है, नहीं, मैं पूछता हूं SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोगों को पूछता हूं, पता है आपको? तो उनको पता ही नहीं है। ब्राह्मण धर्म के लोगों ने फिर अपने धर्म का नाम हिंदू धर्म कैसे किया? तो ये हिंदू शब्द भी ब्राह्मणों के किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, किसी में भी हिंदू शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? जब मुसलमानों का भारत में आगमन हुआ तब वो सिंध के द्वारा भारत में आए तो स का उच्चारण मुस्लिम लोग नहीं कर पाते थे, तो इस वजह से स का उच्चारण ह करते थे। पर्शियन भाषा में स का उच्चारण नहीं कर सकते थे, तो स का उच्चारण ह करते थे, तो सिंधु का हिंदू हो गया। वो सिंधु को हिंदू बोलते थे। और इस तरह से सिंधु के इधर रहने वाले जो लोग हैं वो हिंदू है, ऐसा मुसलमानों ने कहा। मुसलमानों के द्वारा कहा, मुसलमानों ने यहाँ की प्रजा को हिंदू कहा। तो मुसलमानों के द्वारा ऐसा कहने की वजह से ब्राह्मणों के किसी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है, क्योंकि उनका तो बहुत बाद में, ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ लिखने के 1000 साल बाद में मुसलमानों का आगमन हुआ। तो हिंदू शब्द कहाँ रहेगा? वो तो उसके बाद में आया है। मुसलमानों का भारत में आगमन होने के बाद हिंदू शब्द भारत के साहित्य में, भाषा में आया। जो लिटरेचर अवेलेबल है वो लिटरेचर में रिकॉर्डेड एविडेंस है। मुसलमानों के आगमन के साथ में हिंदू शब्द आया, मुसलमानों के द्वारा हिंदू शब्द दिया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ का नाम, ब्राह्मणों के धर्म का नाम हिंदू धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ नाम, धर्म का नाम ब्राह्मण लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो वो डिसाइड करता है ना बच्चे का नाम क्या होना चाहिए। मान लो SC ST OBC के
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर में अगर बच्चा पैदा हो गया तो वो लोग मुसलमानों को थोड़ी से अपने बच्चे का नामकरण करने के लिए बुलाते हैं, नहीं। तो स्वाभाविक रूप से उनका जो नाम है वो उनके धर्म के अनुसार ही वो किया जाता है। तो मैं आप लोगों को ये खास बात समझा रहा हूँ जो कहीं पर भी आपको कोई जानकारी देने वाला है नहीं है, इसलिए ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ जो नाम है वो नाम ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया था। मगर जब अंग्रेज भारत में आए और अंग्रेज आने के बाद जब यहाँ आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन शुरू होने के बाद 1917-18 में ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एडल्ट फ्रेंचाइज का आंदोलन शुरू हुआ। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है प्रौढ़ मताधिकार का, यानी प्रौढ़ मताधिकार का मतलब है हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए। यह आंदोलन इंग्लैंड में शुरू हुआ। भारत ब्रिटिश इंडिया था, इंडिया नहीं था, ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटेन के नियंत्रण में था, इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो भी कानून पास होता था वो भारत में लागू होता था, क्योंकि भारत उसका गुलाम राष्ट्र था। तो इसलिए ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा ये जो शब्द है, ये शब्द अंग्रेज़ों के द्वारा इस शब्द को जब लाने का प्रयास किया गया तो एडल्ट फ्रेंचाइज को लागू करने का प्रयास किया गया, प्रौढ़ मताधिकार को लागू करने का प्रयास किया गया, तो ब्राह्मणों ने सोचा कि अब परिस्थितियाँ बदल रही है। जन्म आधारित सिद्धांत के आधार पर ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण पैदा होगा तो ब्राह्मण जन्मतः ऊंचा होगा, ये सिद्धांत ब्राह्मणों ने बनाया था। ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण पैदा होगा और ब्राह्मण जन्मतः सबसे ऊंचा होगा, ये ब्राह्मण का सिद्धांत है। तो अंग्रेजों ने एडल्ट फ्रेंचाइज की चर्चा शुरू की तो भारत के ब्राह्मणों को पता चला अब हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार होगा। ब्राह्मणों ने जिनको पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया, उनको अंगूठा टेक बनाया, तो उन्होंने सोचा पढ़ाई लिखाई के आधार पर अगर वोट का अधिकार दिया जाता है तो इनको तो वोट का अधिकार मिलेगा नहीं। संपत्ति के आधार पर वोट का अधिकार दिया जाता है, इनको मिलेगा नहीं। टैक्स पेयर होने के आधार पर अधिकार मिलेगा तो मिलेगा नहीं। मगर वोट का अधिकार इस किसी के भी आधार पर नहीं बनाया गया, केवल आपकी उम्र, आप पैदा हो गए और आपकी उम्र 21 साल की हो गई, बस आपका पढ़ा लिखा होना, आपका संपत्ति वाला होना, आपका टैक्स पेयर होना जरूरी नहीं है। आपका केवल उम्र 21 साल का हो गया, आपको वोट का अधिकार। ये मामला देश में चला। जब ये मामला देश में चला तो ब्राह्मणों ने सोचा अरे हम तो 3.5% है, हमारी जाति की जन्माधारित संख्या जो है वो तो 3.5% है। 3.5% वोट के आधार पर अगर ग्राम पंचायत में चुनाव होता है तो ब्राह्मण तो ग्राम पंचायत का पंच भी चुनकर नहीं आ सकता 3.5% वोट के आधार पर। तो गांव का सरपंच भी नहीं बन सकता। जो गांव का सरपंच भी नहीं बन सकता 3.5% वोट के आधार पर, वो सारा देश का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? अब प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो राज्य सत्ता पर ब्राह्मण का कब्जा नहीं होगा। राज्य सत्ता पर ब्राह्मण का कब्जा नहीं होगा तो ब्राह्मण सबसे ऊपर कैसे रहेगा? नहीं रह पाएगा। इसलिए ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मणों ने हालात के मुताबिक अपने अंदर परिवर्तन करने के लिए योजना बनाई और योजना बनाकर उन्होंने ये योजना बनाई कि एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो हिंदू लोगों को, हिंदू शब्द इस तरह से आया, जो मुसलमानों का दिया हुआ हिंदू शब्द है वो ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया था। मगर जब उन्होंने ये सोचा कि हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार होगा तो केवल ब्राह्मण को 3.5% है। अगर हम लोग हिंदू की थेरी, हिंदू मुसलमान की थेरी लागू कर देते हैं
तो ब्राह्मण, अल्पसंख्य ब्राह्मण हिंदू के नाम पर बहुसंख्य हो जाएंगे। 3.5 के बजाय ये हो जाएंगे 85-90% हो जाएंगे, इतनी संख्या में हो जाएंगे। और इतनी संख्या में हिंदू होने से क्या होगा? हिंदू का ही राज होगा। हिंदू के राज का क्या मतलब है? हिंदू के राज का मतलब है ब्राह्मण का राज। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का नाम क्या है? वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये तो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ है। ब्राह्मणों ने ये सारी चालाकी जो है, परिस्थिति के अनुसार चालाकी से उन्होंने ये सारा का सारा किया। और हम लोगों को, जो हम तो अनपढ़ लोग थे, आज भी हमारे लोगों को जो बातें मैं समझा रहा हूँ, ये तो बातें समझने के लिए भी आप लोगों को बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं तो समझा रहा हूँ, मैं तो एग्जाम्पल देकर, सबूतों के साथ, तारीखों के साथ, इतिहास के साथ बता रहा हूँ। बताने के बाद भी आपको अपना दिमाग उसमें डालना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, अपने आप समझ में नहीं आएगा। तो ये बात भारत के इतिहास में, खास तौर पर आधुनिक भारत के इतिहास में ये बात सामने आई। और अल्पसंख्य ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने के लिए ब्राह्मणों ने हिंदू शब्द, मुसलमानों का दिया हुआ शब्द, दयानंद सरस्वती ये कहा करते थे कि हिंदू मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है। दयानंद सरस्वती ये कहा करते, रिकॉर्डेड है। मगर उस शब्द को भी उन्होंने अपने धर्म का नाम बना करके स्वीकार किया। क्यों? हालात बदल रहे हैं, अल्पसंख्याक ब्राह्मण शासन सत्ता के हकदार नहीं बन सकते, इसलिए हमें बदलना होगा। और फिर ब्राह्मणों ने हिंदू शब्द को प्रचलन में लाया और ब्राह्मण लोग SC, ST, OBC, कुणबी, मराठा सब लोगों को हिंदू कहने लगे। SC, ST, OBC, कुणबी, मराठा लोगों को हिंदू कहने लगे। सारे देश के इसी तरह के लोगों को हिंदू कहने लगे। ब्राह्मण जब दूसरों को हिंदू कह रहे थे, तब वो अपने को हिंदू नहीं मानते। आज भी ब्राह्मणों का सारा संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद जो भी संस्कार होता है ब्राह्मणों का, वो ब्राह्मणों की तरह होता है, हिंदू की तरह नहीं होता है। और बाकी सारे लोगों का संस्कार ब्राह्मण जैसा निर्धारित करते हैं वैसा करते हैं। यानी हमारा जो भौतिक जीवन है वो ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। बच्चा हम पैदा करते हैं, बच्चों का नाम क्या रखे? पंडित जी को पूछते हैं, पंडित जी क्या नाम रखे? अबे पैदा करने का काम किया, ज्यादा बड़ा काम किया, छोटा काम नहीं कर सकता। बच्चा पैदा करना बड़ा काम है, बड़ा काम कर लिया, नाम रखने का साला कोई बहुत बड़ा हिमालय उठाना है क्या? छोटा काम नहीं कर सकते। ये सारी दिमागी गुलामी है, दिमागी गुलामी है। और इस गुलामी को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग में गुलामी बनी रहेगी, ब्राह्मणों की गुलामी बनी रहेगी, तो ब्राह्मण जैसा कहता है वैसा करना पड़ेगा। इसी वजह से ब्राह्मणों की पार्टियां, जो 3.5% ब्राह्मण है, उनकी ही पार्टी रूलिंग में है, उनकी ही पार्टी अपोजिशन में है। और हम लोग लाइन लगाकर वोट डालते रहते। ये राज्य वोट का जो अधिकार है, हमारे महापुरुषों ने शासन करती जमात बनने के लिए बहुजन समाज के लोगों को दिया था। वो दूसरों को शासन करती जमात बना रहे। तो ये परिवर्तन लाने की जरूरत है। इसके लिए कोई चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, तलवार उठाना नहीं है। इतना काम भी हम लोग नहीं कर पा रहे। उसका मौलिक कारण ये है, हमारे दिमाग में बदलाव लाने की ज़रूरत है, हमारे विचार में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से एक बदलाव। मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं आपको देखता हूं, मैं गांव का रहने वाला हूं, तो मैं गांव में देखता हूं, गांव के हमारे लोग पंडित जी को कभी सरपंच नहीं बनाते हैं। गांव में मैंने देखा, पंडित जी को कभी सरपंच नहीं बनाते, और पंडित गांव के चुनाव में हिस्सा भी नहीं लेता। बोलता इधर तो हमारा चलने वाला नहीं है। गांव में मैंने देखा
गांव के लोग सरपंच अपना ही बनाते हैं। अबे तुमको सरपंच जिस सिद्धांत के अनुसार अपना बनाते हो तो देश का सरपंच ही तो होता है। जो प्रधानमंत्री है वो भी सरपंच तो देश का है, गांव का जैसे होता है वैसे। मगर इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अंतर ये है कि लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, एक एक लोकसभा के चुनाव के लिए आजकल 100 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। 100 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है। 100 करोड़। अगर हमारे लोगों को पूछा जाए, हमारे लोगों को पूछा जाए, कामड़े को पूछा जाए, कामड़े 100 करोड़ कितना होता है, तो वह ऐसा करता है, भाई 100 करोड़ कितना होता है? 100 करोड़। उसने तो लाख के बारे में भी बहुत कम सोचा, लाख के बारे में भी बहुत बार कम सोचा। तो करोड़ और फिर 10 करोड़, फिर 50 करोड़, और ये तो बहुत मुश्किल वाला मामला है। तो इसलिए ये जो काला धन इस देश में पैदा हो रहा है, और काला धन कौन पैदा कर रहा है? वो वही लोग पैदा कर रहे हैं। जो लोग देश की सत्ता में हैं वो लोग काला धन पैदा कर रहे हैं। काला धन क्या होता है? कभी आपने सोचा काला धन क्या होता है? हमारे लोगों को काला धन के बारे में भी पता नहीं काला धन क्या है। क्या आपने अपने पास जो नोट है वो काली है? भाई साला काला धन के नोट जब काली नहीं है तो भाई काला धन क्यों कहते हैं? हमारे लोगों को पता नहीं काला धन क्यों कहते हैं। काला धन क्यों कहते हैं? देखो, जो इनकम टैक्सेबल है और आपने उस टैक्स को भरा, सरकार को टैक्स जमा किया, वो आपका पैसा सफेद है। वो जो पैसा है वो सफेद है। और जिस पैसे को आपने छुपा के रखा और उसके ऊपर टैक्स सरकार को पे नहीं किया, वो काला धन है। तो काला धन और सफेद धन का संबंध टैक्स के साथ है। अगर आप टैक्स पेयर हैं, आपके पास जितना पैसा है, अगर उसका आप टैक्स पे करते हैं तो आपके पास जितना संपत्ति है, पैसा है, सारा का सारा सफेद है। अगर आपने छुपा के रखा और उसका टैक्स पे नहीं किया, काला धन है। वो छुपा के रखा हुआ जो पैसा है चुनाव में निकाला जाता है, और चुनाव में लोगों के वोटों को खरीदने के लिए, लोगों के वोटों को खरीदने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल होता है, काले धन का। और इस तरह से अल्पसंख्याक लोग, ब्राह्मण लोग जो काला धन पैदा कर रहे हैं, वो देश के शासनकर्ता बन जाते हैं लोगों के वोटों को खरीद कर। तो हमारे लोग जो है वोट बेचने का भी काम कर रहे हैं। उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि वोट बेचने से क्या होता है। तो एक तो खरीदने वाले हैं, एक बेचने वाले हैं। तो जो SC ST OBC, उनमें मराठा, ये जो लोग हैं, इनमें से लोग बेचने वाले लोग हैं। और ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के जो लोग हैं जिन्होंने पार्टियां बनाई, वो लोग वोट खरीदते हैं। और इस तरह से हमारे देश में जो लोकतंत्र चल रहा है, ये इस तरीके से चल रहा है। जब तक ऐसा चलता रहेगा, हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा। हमारे कितने लोगों को यह पता है कि भारत सरकार का बजट कितने करोड़ रुपए का है? तो हमारे लोग बोलते हमको क्या लेना देना भाई, भारत सरकार का बजट कितने करोड़ का है, हमें उससे क्या लेना देना? बहुत ज्यादा लेना देना है, बहुत ज्यादा लेना देना होना चाहिए। भारत सरकार का बजट 42 लाख करोड़, कितना होता है पता नहीं साला, कितना लाख होता है? 42 लाख करोड़। ये तो बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में नहीं आता ये आंकड़ा, ये कितना होता है। तो इतना तो भारत सरकार को टैक्स मिलता है। 42 लाख करोड़ एक साल खर्चा करने के लिए, इतना पैसा भारत सरकार के पास जमा होता है। पैसे की कमी नहीं है। ये देश जो है, इसके पास पैसे की कमी नहीं है। इतना बहुत ज्यादा पैसा है। ये सारा पैसा वो सरकार बनाने वाले लोग तय करते हैं किस पर खर्चा करना है। 5-10 साल में इस देश के सारे लोगों की गरीबी खत्म हो सकती है, ज्यादा नहीं।
इतना पैसा टैक्स में मिलता है। गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। टैक्स भी दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो आपको मालूम होता है क्योंकि डायरेक्ट भरना पड़ता है। जैसे आपका इनकम है, आपकी सैलरी है, तो सैलरी से आपको सैलरी मिलने के पहले सरकार वाले जो है वो पहले काट लेते, तो आपको पता चलता है इतना इतना पैसा कट गया। इनकम टैक्स बोलते हैं उसको। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? गरीब आदमी, गरीब आदमी खाना खाता कि नहीं? खाना खाता है, तो खाने के लिए गेहूं है, चावल है, ज्वार है, बाजरी है, और सबसे कम, ये थोड़ा बहुत महंगा है, नमक। नमक खाता क्या? राजा है इसलिए राजा ज्यादा नमक खा सकता है क्या? नमक के बारे में तो ये जानना पड़ेगा। नमक तो संतुलित ही खाना पड़ता है। राजा है, पैसे वाला है, इसलिए ज्यादा नमक खाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, उतना ही खाना पड़ता है। गरीब आदमी उतना ही खाएगा। मगर नमक के ऊपर टैक्स है। इसका मतलब है गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। पता नहीं हमें, क्योंकि इनडायरेक्ट है। हम दुकान से नमक खरीद कर लाते हैं, उसी समय हमारा टैक्स जमा हो जाता है। तो गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स पे करता है। अमीर आदमी तो इनकम टैक्स पे करता है। गरीब आदमी जो है कम से कम खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर टैक्स पे करता है। तो जितनी ज्यादा संख्या होती है उस हिसाब से उसका भी टैक्स बहुत ज्यादा होता है। अगर एक बार खाना खाता है उस हिसाब से टैक्स होता है। अगर आपने 2 बार खाना खाया तो 2 बार के हिसाब से टैक्स होता है। आमतौर पे हमारे देश में लोग जो है 3 बार खाना खाते हैं। सवेरे नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, फिर रात में भी खाना खाते हैं। तो 3 बार, जितने बार आदमी खाना खाएगा उतना ज्यादा टैक्स उसको देना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि गरीब भी इस देश में टैक्स पे करता है, और वो कम नहीं करता। 150 करोड़ जनसंख्या, वो उसका टैक्स बहुत ज्यादा होता है। इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा होता है। तो हमें बहुत सारी बातों की जानकारी ही नहीं है। बहुत सारी बातों के बारे में इस देश का मीडिया हमें बताता भी नहीं है, जानकारी नहीं देता। मैं ये नहीं कह रहा हूं ज्ञान नहीं देता, ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, साली जानकारी ही नहीं। हमें तो ये भी समझ में नहीं आता ज्ञान और जानकारी में क्या फर्क है। हम तो बहुत बार जानकारी को ज्ञान मान लेते हैं। जानकारी ज्ञान नहीं है, जानकारी अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। अप्लाइड इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, mere इंफॉर्मेशन इज नॉट ए नॉलेज। केवल जानकारी ज्ञान नहीं है, जानकारी का उपयोग करने का हुनर ज्ञान है। जानकारी का उपयोग कैसे किया जाए ये हुनर भी बहुत संख्यांक लोगों के पास नहीं है। तो इसलिए साथियों, इसके बारे में हमारे देश में हमारे लोगों को तैयार नहीं किया जा रहा है, और वो कारण है क्योंकि इस देश का जो शासक वर्ग है वो ब्राह्मण है। कांग्रेस जाती तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। चुनाव होगा और कांग्रेस जाएगी, फिर बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी, कांग्रेस, राजा ब्राह्मण ही रहेगा। फिर उसके बाद में जो आईएएस अधिकारी है, ये 79% आईएएस अधिकारी जो है ये ब्राह्मण अंतस्थ ऊंचे जाति के लोग हैं। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी जो भारत सरकार को चलाते हैं, ये 4 पिलर की व्यवस्था में दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर है जुडिशियरी। हमारे लोगों में कितने लोग हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज है? अरे वकील हो गया यही बहुत हो गया। हमारे लोगों के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, वो भी उनके नियंत्रण में है।
संविधान की व्याख्या करते हैं। संविधान में जो बाबा साहब ने लिखा एक लाइन में, उसका अर्थ क्या है वो उधर चलते चर्चा चलती रहती है। मीडिया 4 प्रकार का मैंने बताया। हमारे लोग हैं उसमें, हमारे लोग मीडिया में कहीं है ही नहीं। तो लोकतंत्र के चारों पिलर पर उनका कब्जा है, तो लोकतंत्र पर कब्जा है, और वो लोकतंत्र पर कब्जा है, वो अपने हिसाब से उसका उपयोग और प्रयोग कर रहे। हमें तो जानकारी भी नहीं है, तो हम लोग बदलाव लाने का काम अगर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सबसे पहले हमारा संगठन होना चाहिए। संगठन हमारा होना चाहिए। ये संगठन आप लोगों के लिए ये काम करेगा जो आप नहीं समझ पा रहे। तो हमारा संगठन होना चाहिए, हमारा नेतृत्व होना चाहिए, हमारी विचारधारा होना चाहिए, हमारा कार्यक्रम होना चाहिए, हमारा होना चाहिए, हमारे लोगों के द्वारा निर्धारित होना चाहिए। हम लोग निर्धारित करने वाले होने चाहिए। अगर ब्राह्मण निर्धारित करेगा तो वो तो ध्यान रखेगा कि हम लोगों को दबा के रखा जाए। अगर हमारा आदमी निर्धारित करने वाला होगा तो फिर वो अपने लोगों के भविष्य का, उसके सुख और दुख का, उसके भले का, उसके विकास का, उसके उत्थान का ध्यान रखेगा। बहुत सारे हमारे लोग कांग्रेस पार्टी की तरह SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग चुन कर जाते हैं। SC ST के ही 131 मेंबर पार्लियामेंट चुन कर जाते हैं। वो पार्लियामेंट में बोलते ही नहीं है, उनको बोलने ही नहीं दिया जाता। अगर पार्लियामेंट में बोला तो अगले बार उसको टिकट कट जाती है। टिकट कटने के पहले ही उनका बंदोबस्त कर देते हैं। तो हमारे लोगों को आशा रहती है SC ST के लोगों को अगली बार टिकट मिलेगा। और टिकट देने वाला और टिकट लेने वाला, तो देने वाला मालिक होता है, देना नहीं देना उसके मर्जी के ऊपर है। वो टिकट बांटता है तो उसकी मर्जी है। इसलिए काशीराम जी कहा करते थे हमारी पार्टी होनी चाहिए और हम टिकट बांटे। तो काशीराम जी कहा करते थे कि देखो अभी मैंने पार्टी बनाई, राष्ट्रीय पार्टी बनाई, रिकॉग्नाइज किया, तो मेरे पास ब्राह्मण आते हैं टिकट मांगने के लिए। हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ब्राह्मणों के पार्टी के पास जाते हैं टिकट मांगने के लिए, और ब्राह्मण मेरे पास आते हैं टिकट मांगने के लिए। पार्टी हमारी होनी चाहिए। उसी का राज हो सकता है जिसकी पार्टी होगी, उसका प्रतिनिधित्व होगा, उसका नेतृत्व होगा, उसकी विचारधारा होगी, उसका कार्यक्रम होगा, तो भला होगा, तो कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। 10 बजे तक का समय है, 10:03 हो गए हैं। मैंने 3 मिनट ज़्यादा ले लिया है, तो आपकी सहनशीलता का भी अंत देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग अत्याचार करते रहते हैं आपके ऊपर। कम से कम मैंने तो कम से कम आपके ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए बोलकर ज़्यादा, तो इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। या ठिकाणी माननीय सर्जेराव खळे 1000 रुपये जन आंदोलन निधी साहेबांना देत आहेत। तसेच माननीय भंते उपाली सुद्धा 500 रुपये जन आंदोलन निधी देत आहेत। कृपया लवकर मंचावरती यावं त्यांनी। जर कोणाला जन आंदोलन निधी द्यायचा असेल तर पटकन यायचे मंचावरती, अन्यथा आपण कार्यक्रम संपवत आहोत। भंते राजरत्न सुद्धा जे अकोल्यातले आहेत, ते सुद्धा साहेबांना जन आंदोलन निधी देऊ इच्छित आहेत 500 रुपये। ते उठत नसेल, हे 500 रुपये जे आहेत ते भंते राजरत्न जे अकोल्याचे आहेत त्यांच्याकडनं दिले जात आहेत।
या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मी पाचारण करत आहे माननीय राजेंद्र गायकवाड सर. माननीय राजेंद्र गायकवाड सर. मॅडम आज सर्वांना जय मूल निवासी. आज परिवर्तन यात्रेचा येवला शहरामध्ये ही परिवर्तन यात्रा आपणा सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये पार पडत आहे. या यात्रेसाठी या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून मान्यवर वामन मेश्राम साहेब यांनी या परिवर्तन यात्रेचं अध्यक्षस्थान भूषवलं. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. आणि ह्या कार्यक्रमासाठी या परिवर्तन यात्रेसाठी ज्यांनी आंदोलन निधी दिला त्या सर्वांचेही